तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, राइट। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एलसीआर सीरीज सर्किट देखा था, याद होगा सभी स्टूडेंट्स को। कोई डाउट है बच्चों किसी को इसमें एलसीआर सीरीज सर्किट में? हेलो, नो सर। पक्का ना एलसीआर सीरीज में कोई डाउट नहीं है ना? ये सारे कैसे कैलकुलेशंस में आते हैं, सारे लेग लीड के बारे में सब कुछ क्लियर ही होगा। आई थिंक एलसीआर सीरीज का ये फिगर था, ओके। उसमें सीरीज पहले आई वी एल आर, बाद में सभी को एडिशन कर दो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर, और 5 10 इनवर्स कर दो, वैल्यू डाल दो। उसमें दो केस थे, एक बड़ा और एक ओमेगा ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। थर्ड केस जो शायद कोई स्टूडेंट्स ने पूछा था उस टाइम पे, जैसे मैंने समझाया था कि एक्सएल और एक्सी यदि सेम हो तो ये कट हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो जो इम्पिडेंस है वो आर मिलेगा। दैट मीन्स वन टाइप ऑफ जो प्योर रेजिस्टिव, वैसे उसके अंदर इंडक्टेंस है, कैपेसिटर भी लगाया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट होके उसकी आर यानी कि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम होने की वजह से ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगी बच्चों। तो ये जो प्योर सर्किट जैसा बिहेव करेगी, उस फ्रीक्वेंसी जिसके लिए ये एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम होती है, उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हेलो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आज हम उसके बारे में समझेंगे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, बाद में पर्टिकुलर कोई एसी करंट के लिए कौन सी, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे, आपको पता होगा हमारे इंडिया में रेडियो सिस्टम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट होती है, 95.3 माई एफएम, 98.3 समथिंग रेडियो मिर्ची, ओके, 92.3, ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपने शायद सुना होगा। हेलो, यस सुना है ना? सर। तो वो है क्या, हम ऐसा तो क्या हमारे रेडियो के अंदर या मोबाइल्स के अंदर सेट करते तो हमें वही चीज सुनाई देती है, उसके बारे में। और यह यदि काफी बार ऐसा भी फील किया होगा कि आपने, जैसे कि 93.5 कार के अंदर जनरली ऐसी चीज होती है, यदि आपने देखा होगा आपको, ओके। तो आपने जो फ्रीक्वेंसी सेट करी 93.5, लेकिन आपकी 93.8 हो गई या 94 हो गई, तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपको वो माई एफएम का भी थोड़ा थोड़ा आवाज सुनाई देगा और रेडियो मिर्ची का भी सुनाई देगा, मिक्स हो जाता होगा। आई थिंक आपने फील किया होगा या कभी सुना होगा, किया है कभी? हेलो, यस सर। ओके। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ना हो तो हम कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, इनकी कौन से फ्रीक्वेंसी हमें सेट करनी होती है जिससे प्योर फॉर्म में हमें आवाज सुनाई दे? ये सारी चीज, छोटी छोटी चीज हमें सीखनी होती है बच्चों। तो उसके लिए हम आज का सेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। थोड़ा डेरिवेटिव पार्ट से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट से, नो डाउट ये टॉपिक टफेस्ट टॉपिक हो सकता है आपका इस चैप्टर्स का, लेकिन आई विल ट्राई, क्योंकि डेरिवेशन है, जनरली डेरिवेशन स्किप कर देते स्टूडेंट्स, फॉर्मूला याद रख लेते तो भी चलेगा, मैं सिखा दूंगा आपको। इट डिपेंड्स ऑन यू, देख लेना इंक्लूडेड पार्ट में है या डिलीटेड पार्ट में है आपके सिलेबस में से, ओके। देखो चीज, मैं कभी भी चैप्टर स्टार्ट करते टाइम वो नहीं देखता कि कौन सा पार्ट इंक्लूडेड है, कौन सा पार्ट डिलीटेड है। मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ जस्ट बिकॉज मेरा अपना 100% एफर्ट डाल सकूं। लेकिन यदि आपने देखा कि ये डिलीटेड पार्ट है तो आपको पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ लिया, फॉर्मूला याद रख लिया, इनफ, ओके। इट डिपेंड्स, वो बाद में देख लेना, अभी नहीं देखना है आपको कि कौन सा डिलीटेड, अभी सब कुछ सीख लो, सर डेरिवेशन भी सीख लो, सब कुछ सीख लो। तो हम कौन सा टॉपिक अभी पहले सीखने वाले हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में है क्या। तो देखो ये फॉर्मूला है, आपने एलसीआर सीरीज सर्किट में डिराइव किया था बच्चों, पता है ना सभी को? हेलो, एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने ये डेरिवेशन किया था, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला में आपको क्या सीखना है और क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए बात करते हैं हम जनरली। तो बच्चों यहाँ एक चीज लिखी हुई है, एलसीआर सीरीज सर्किट है वेरी लार्ज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक मिनट हो, जैसे कि ये फॉर्मूला समझ लो कि ऐसा होता, एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सी की वैल्यू लार्ज कब होती बच्चों, कोई बता सकता है? ये छोटी होती तो, हाँ कि ना? एक्सी लार्ज कब होता? डिनोमिनेटर छोटा हो तो वैल्यू बढ़ जाती है। हेलो, यस सर। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यदि लो होगी तो ये एक्सी की वैल्यू हाई हो जाती है। सिमिलरली रिएक्टिव कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। रिएक्टिव में क्या है, देखो सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो एक्सएल की वैल्यू लार्ज कब होगी? जब ओमेगा ज्यादा होगा, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो इंडक्टिव इज वेरी लार्ज रिएक्टिव एट द हाई फ्रीक्वेंसी। देखो एक छोटी छोटी चीज के अंदर आपको फोकस रखना है, एक एक सेंटेंस, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना है, फील करना है। ओके, बाकी रट्टा मार के टॉपिक को नहीं समझ पाओगे आप, खुद कुछ भी कर लो तो भी। बोलो, उसमें कोई डाउट? इतना पता चला सभी को? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. अब एक तो हमने ये देखा कि ये सबसे ज्यादा होगी। अब देखो ओमेगा जो है ना, ओमेगा वो एक ही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही। समझ लो आपने ज्यादा किया तो ये वैल्यू बढ़ी, और सामने ये वैल्यू क्या होगी? Decrease. ये बढ़ा है तो एक्ससी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एक्चुअली पता चला कुछ? समझ लो ऐसा था वैल्यू 10 - 5, आपने ये तो 12 किया, लेकिन सामने ये क्या हुआ? 3 हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? उल्टा करते, ओमेगा की वैल्यू कम करते, समझ लो ओमेगा की वैल्यू कम कर दी। हेलो? ओमेगा की वैल्यू कम कर दी तो ये बढ़ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू कम कर दी तो ये बढ़ जाएगी। लाइक एग्जांपल 4, एक्सएल की वैल्यू कम होगी और ये एक्सी जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ होगा ना? Yes, sir. तो ये मैंने 8 कर दिया, ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या किया मैंने? ओमेगा की वैल्यू कम कर दी, ओमेगा कम किया तो पूरी वैल्यू बढ़ गई, बड़ी, हाँ सही है। ओके, पहले 5 था, अब 7 कर दिया। तो सिचुएशन कुछ इस हिसाब से होती है, अलग अलग सिचुएशन में ऐसा तो एडजस्टमेंट होता है, कोई इंक्रीज तो कोई डिक्रीज होता है। तो जीरो होने के चांसेस है ही नहीं, हाँ कि ना? देख लो। लेकिन कोई एक फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज होती ही है जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, और इक्वल होने के बावजूद, यानी कि हमने समझ लो कि ये 12 थी, ये 5 थी, हमने इसको इंक्रीज कर दिया, 12 - 5 समझ लो 7 आ रहा है। तो मैंने लाइक एग्जांपल फॉर उसको इंक्रीज किया, सॉरी इसको डिक्रीज किया 8 से, सॉरी 8 9 किया, तो यहाँ सामने 8 हो गया, हाँ कि ना? 3 यहाँ कम किया तो यहाँ 3 बढ़ गया, तो यहाँ 1 हुई। देखो तो ऐसे होते 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 एक चांस होता है कि आंसर 0 आ जाए, हो सकता है ना? जैसे ये 8.5 है, ये 8.5 है, ये 0.5 कम किया, ये 0.5 बढ़ा दिया, हो गया 0। अब इसका मीनिंग क्या है? यानी कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा c हो जाता है, और दिस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बोलो कोई डाउट? ओमेगा एल और ओमेगा सी जब होता है जिस फ्रीक्वेंसी के लिए, उस टाइम पे ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो अंडर रूट में आर का स्क्वायर यानी कि आर बचा, दैट कॉल्ड एलसीआर सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं? एलसीआर सर्किट बोलते हैं। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? No, sir. ओके, No, sir. चलो। एट रेजोनेंस ओमेगा माइन ओके, अब ये जो अभी मैंने समझाई वही चीज, ओमेगा एल -1/ओमेगा सी 0 हुआ। ओके, तो आप ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L से नहीं पता चले तो ऐसे कर सकते हो, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू √L से। बोलो पता चला? यानी कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस कंडीशन सिचुएशंस क्रिएट होती है? 1/√LC फ्रीक्वेंसी पे। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? 1/√LC जब होता है वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू जब 1/√LC होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इज इक्वल टू आपको पता है 2πf, ओमेगा इज ये एंगुलर वेलोसिटी है भले, लेकिन अभी टेम्पररी ऐसे समझोगे, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझना वही चीज है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है, क्योंकि फाइनली ओमेगा इज इक्वल 2πf होता है। तो एफ को मैन बना लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/2π√L। बोलो कोई डाउट बच्चों? No, sir. इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैं इनकेस यहाँ ओमेगा की जगह बी साइज फ्रीक्वेंसी बोल दूं, आपको समझना वही है हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी।
उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे tan phi कितना होगा, शायद यहाँ लिखा ही होगा, नहीं लिखा है, चलो करा देते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे tan phi का फॉर्मूला क्या था बच्चों? XL माइनस XC अपॉन R। याद करो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? याद आया भाई? tan phi इज इक्वल्स टू LCR सीरीज सर्किट के लिए XL माइनस XC Yes, अपॉन sir. R। XL Yes, sir. माइनस XC, अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी XL और XC क्या हो गए बच्चों? सेम, तो ऊपर 0 नीचे R, आंसर 0। tan phi 0 कब होता है? 5 10 0. इसका मीनिंग क्या हुआ? tan phi इज इक्वल्स टू 0, डेट मीन्स कि दोनों सेम फेस के अंदर है। दोनों क्या है? सेम फेस के अंदर, यानी कि मैक्सिमम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाती है, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वैल्यू क्या हो जाएगी? पैरेलल बन, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? हेलो, Same. ओके, सेम, यानी कि इन सेम फेस। कौन कौन? करंट, वोल्टेज, ये सब कुछ। ओके, रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन करंट और वोल्टेज सेम फेस में हो जाएंगे। बोलो, रेजोनेंस में कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. बहुत इजी है, ऐसे याद रख लो। पहली तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मेन चीज। बाद में यदि स्टेटमेंट यदि याद रहता है तो याद रखो, लेकिन कुछ इतना भी इजी नहीं है। खाली समझा देना कि भाई ये जो एक्सएल होता है वो मैक्सिमम के लिए हाई होता है, और एक्ससी होता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हाई होता है, हाँ कि ना? ओके, बाद में एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके अंदर ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा 0। अंडर दिस कंडीशन इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आर हो जाएगा। ओके, ये रहा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बाद में उसकी कंडीशन बता दी मैंने। और ये ग्राफ है, अब ये ग्राफ क्या कहना चाहते हैं उसको अभी टेम्पररी छोड़ दो। देखो, अलग अलग चीज होती है, जैसे ये आर है, R1 में ऐसा होता है। हमने R2 बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी ऐसा होगी, R3 बढ़ाया, यानी कि अलग अलग R की वैल्यू के लिए हमें क्या मिलता है? देखो यहाँ एक चीज देखो, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट क्या हो जाता है? और कोई बता सकता है इसमें कौन बड़ा होगा? R1 बड़ा होगा कि R3 बड़ा होगा? R1. वेरी गुड। ये R1. समझ लो कि 4 है, ये 3 है, ये 1 ओम है। अब लोग सर ऐसा कैसे पता चला? ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये एफ आर क्या है? ये वैल्यू है। यानी कि कोई ग्राफ बताते हो आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो ग्राफ का जो टॉच पॉइंट यानी कि मैक्सिमम ये पॉइंट होता है ना, मैक्सिमम पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका इससे कुछ पता चला आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, एक मिनट हो, ये देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आप उसको समझ सको। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व इज द शोन इन द फिगर, शो द मैक्सिमम करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे देखो मैक्सिमम करंट मिलता है, हाँ कि ना? एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम करंट ये लूप के लिए, इस लूप के लिए एफ आर मैक्सिमम है, मैक्सिमम करंट, एफ आर मैक्सिमम करंट। बोलो, कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी मैंने आपको आगे थियरिकल टर्म में समझाई है, वही चीज इसमें लिखी हुई है। ओके, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप रीड कर लेना उसमें से। ओके, अब एक्सेप्टर सर्किट क्या है? मैंने अभी जो बताया ना आपको कि सर्किट जो रेडियो और टीवी में यूज होती है, कि जो हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को कैचअप ही कर सके, ऐसी मुझे एक सर्किट बनानी है, तो ऐसा कुछ होता है। और ऐसे सर्किट के अंदर, ऐसे रेडियो स्टेशन में ऐसा लूप, शार्प लूप बनना ज्यादा है, जिसको हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जिससे ज्यादा से ज्यादा ये जो गैप होता है वो कम हो, यदि ये जो गैप हो कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। अब देखो, ये जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी है, ये जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का बीच, जिसको हम डेल्टा एफ बोलते हैं। ओके, अब एक मिनट, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पहले मैं बता देता हूँ, बाद में इसको समझाता हूँ मैं। 8
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको पता चल गया होगा ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी हो जाएगा। इसका मीनिंग अब आई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था ना वी बाय आर, उसमें ये टर्म जीरो हो गया। इसका मीनिंग रेजिस्टेंस यानी कि इम्पीडेंस कम हुआ बच्चों। पहले इसके अंदर ऐड होता था, हेलो, पहले ये वैल्यू ऐड होती थी ना, ये आर तो था तो उसमें कुछ ऐड भी होता था, तो रेजिस्टेंस यानी कि इम्पीडेंस बढ़ जाता था। यानी कि एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टाइम पे जो इम्पीडेंस होता है ना वो लोएस्ट होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज को समझने का ट्राई करो बच्चों। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू लोएस्ट एवर इन द सर्किट। पता चला ये चीज? हेलो। यस सर। और इम्पीडेंस लो यानी कि करंट हाई। अब पता चला इसका मेन रीजन क्या था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, कि कम रेजिस्टेंस करके इतना ज्यादा पावरफुल करंट को पास कर दो कि वो बाकी का करंट है उसको पहुंचने ही ना दे, और वही करंट या वही फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहुंचे जो हम सुनना चाहते हैं। लुक, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि ये है आपका रेडियो स्टेशन, उसमें 93.5 माई एफएम है और ये 98.3 माई रेडियो मिर्ची है, समझ लो। और यहाँ कुछ टेम्पर 95.5 ले लेते हैं। अब आपको सुनना ये 93.5 एफएम, तो आप क्या करोगे बच्चों? हेलो, अब क्या फ्रीक्वेंसी करोगे? उधर सेट कर। यस, मैं क्या करूंगा यहाँ सेट। अब ये जो सेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपको पता है किसी को? ये आई वर्सेस एफ का ग्राफ है, देखो आई वर्सेस एफ का ग्राफ है। हम यहाँ सेट कर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैं ऐसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सेट कर दूंगा यहाँ इस पर्टिकुलर लिमिट के लिए कि इतना ज्यादा मैक्सिमम करंट मिलेगा। और अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके टीवी के अंदर ये दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, सभी फ्रीक्वेंसी आती होती है। जो एंटेना होता है वो तो सब कुछ एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस एक्सेप्टेंस के बाद हमें कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, यानी कि कौन सा पावर ज्यादा चाहिए, कौन सा साउंड चाहिए, वो डिपेंड करता है हम फ्रीक्वेंसी सेट करें। जैसे कि हमने ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट की तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट जो है बाकी के कंपेयर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें यही पहुंचेगा माइंड में, और ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट जीरो होती है सेट ना करो तो। और समझ लो कि आपको 95.3 माई एफएम सुनना है, तो आप क्या करोगे, उसके रिगार्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको सेट कर दोगे। तो अब क्या होगा, यदि आपने ये फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, समझ लो इसका मीनिंग ये जो फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग जो पावर है, करंट है, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको खाली वही सुनाई देगा, बाकी चीज नहीं सुनाई देगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों? यस सर। Yes, sir. समझ यस में आ सर। रहा है ना? मैं इसको डिटेल में इतना भी नहीं देखा, मैं उतना भी पावरफुल या मैं इसी किया हुआ नहीं है तो इतना मैं डिटेल्स में जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना समझाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं कि ऐसा ही कुछ होता होगा। आई एम नॉट 100% श्योर, ये मेरा एक परसेप्शन है कि भाई ऐसा कुछ होता ही होगा, ऐसा एडजस्ट करने से। ताकि इफ यू वांट मोर देन यू कैन रीड द डिफरेंट लेवल्स बुक्स जो आपको नेट्स पे मिल जाती है। ओके, इसको डिटेल में जाना, वैसे टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में दिया नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, खाली समझ लो, एटलीस्ट पता हो तो एटलीस्ट जनरल नॉलेज में काम आए, क्योंकि टॉपिक उसके रिगार्डिंग था। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। एक्सेप्टर सर्किट यानी कि पता चली ना, वो सर्किट जो डिजायर्ड रेजोनेंट सर्किट, ये डिजायर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ही आने दे, यानी कि वो सर्किट के जिसके अंदर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ सेट हो और उसके अंदर वही फ्रीक्वेंसी वाले वेव को करंट मिल रहा है। देखो वेव तो सारे आ रहे हैं, अब मुझे वो सिलेक्ट करना है कौन सा वेव चाहिए, तो ये चाहिए, तो मैं इस वेव को यहाँ लाने के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए, जो पावर चाहिए, जो करंट चाहिए, वो इसको दे दूंगा। तो ये सारा वेव्स यहाँ पहुंच पाएगा और ये वेव्स यहाँ नहीं पहुंच पाएगी ड्यू टू नॉट पावर या नॉट करंट। ओके, बाद में वो सुनाई देगा, ऐसे ही कुछ होता हो। अब देखो थोड़े डिटेल्स में जाते क्यू फैक्टर्स के अंदर। चलो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा मैं यहाँ ही समझा देता हूँ। डेरिवेशन बहुत टफ है, थोड़ा समझने का ट्राई करना बच्चों, डेरिवेशंस में कोई दिक्कत ना हो इसलिए। पहले तो क्यू फैक्टर क्या है, तो वैसे
क्यू फैक्टर जो है ना वो एक रेशियो है किसका, तो उसका किसका है तो मैं पहले समझा देता हूँ किसका, जो बता रहा हूँ मैं आपको किसकी चीज। यहाँ एफ एल है ना, उसकी जगह अभी टेम्पररी ओमेगा 1, ओमेगा आर और ओमेगा 2 कर देते हो, टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ इस हिसाब से। हेलो, अब ये ओमेगा आर है ना, ये क्या है पता है आपको, कोई बता सकता है ये क्या है? आपने ये 93.5 माई एफएम देखा, फ्रीक्वेंसी सेट की, लेकिन ये एक वैल्यू है जिस, हाँ ये नहीं, ये तो रेजोनेंट से वो तो पता चल गया भाई, ये वैल्यू 90 ओमेगा आर जो है वो 93.5 है, ये समझ लो कि 93.1 है, और ये समझ लो 93.7 है, 93.2 ले लेते, 93.7 ले लेते। इसका मीनिंग आपको है ना, आपने भले परचेस यही फ्रीक्वेंसी की है 93.5, लेकिन आपकी कुछ बैंडविड्थ होती है जो वेव्स है ना उसकी, जिसकी वजह से आपको, यदि आपने 93.2 भी सेट किया है, 93.3 भी सेट किया, 93.5 सेट किया, 4 सेट किया, 93.6 सेट किया, तो भी वही आवाज आपको सुनाई देगी। नो डाउट उस आवाज के अंदर थोड़ी दूसरी आवाज नॉइस मिक्स होता है, लेकिन यू कैन लिसन राइट। यदि महसूस किया होगा तो एक बार ट्राई Yes, कर sir. लेना। 93.5 है तो ऐसा आप 93.4 करोगे तो आपको यही आवाज सुनाई देती, थोड़ा झरमरिया आएगा या बीच में साउंड आएगा। ओके, यानी कि हम क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, जिस वैल्यू के हिसाब से, जिस फ्रीक्वेंसी में हमें ये आवाज सुनाई देती है, तो ज्यादा से ज्यादा ये आवाज ये फ्रीक्वेंसी तक और कम से कम ये फ्रीक्वेंसी तक, तो ये जो गैप है ना उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैंडविड्थ, मैक्सिमम और मिनिमम का गैप। कोई डाउट बच्चों? No, sir. ओके गुड। अब हम क्या करते हैं, ये एक फिक्स वैल्यू है, समझ लो कि लाइक एग्जांपल फॉर मैं क्या उसको ले सकता हूँ, इसको समझ लो कि 2 डेल्टा ओमेगा लिया मैंने। ओके, टेक्स्ट बुक में या एसएलआर में जो दिए उसी हिसाब से यदि जाए तो इतना आधा ओमेगा हुआ इतना, और ये भी सिमिलरली डेल्टा ओमेगा हुआ। बोलो पता चला इसमें? हेलो, No, sir. देखो ये इतनी जो लेंथ है ना वो है 2 डेल्टा ओमेगा, ये जो लेंथ है ना उसको मैंने लिया 2 डेल्टा ओमेगा, तो आधा ये जो है आधा हुआ डेल्टा ओमेगा, और ये जो है इतना आधा हुआ डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा हुआ, चेंज लिया, गैप लिया, इसलिए। बोलो इतना पता चला अब? Yes, sir. ओके, अब ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है? जिसको ओमेगा आर के फॉर्म में, नहीं नहीं यार वो नहीं इसके रिगार्डिंग ये ओमेगा 1 है, लेंथ है, समझ लो कि ओमेगा 1 लेंथ लिखना है मुझे ओमेगा आर के फॉर्म में, तो ओमेगा आर में से ये इतना माइनस कर दूं, डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, और ये ओमेगा आर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेल ओमेगा आर है, यहाँ से लेके ओमेगा 1 है, तो मैं ओमेगा आर में से ये डेल्टा ओमेगा एक निकाल दूं तो ये बच जाएगा ओमेगा 1। अब क्लियर हुआ? ओमेगा 1 Yes, sir. इक्वल्स टू ओमेगा आर में से डेल्टा ओमेगा निकाल दे, तो सिमिलरली ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों? Omega R plus Omega R delta minus. omega. ओमेगा 2 यानी कि यहाँ तक में ये डेल्टा, सॉरी ओमेगा आर तो है ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर ये डेल्टा इतना जो भाग कम था वो ऐड कर दो, तो यहाँ तक पहुंच जाएगा डेल्टा ओमेगा 2 जितना। अब आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. पक्का ना? यदि ये नहीं पता चलेगा बाद Yes, में sir. डेरिवेशन नहीं पता चलेगा, ये ध्यान दो, थोड़ा टफ टॉपिक है इसलिए तो डिटेल में जा रहा हूं मैं आपको। तो ये रेशियो क्या है, तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 के बीच का जो गैप है ना डेल्टा ओमेगा, जिसको बोल सकते हैं हम 2 डेल्टा ओमेगा, बोलो तो भी चलेगा, डेल्टा ओमेगा बोलो तो भी चलेगा, 2 डेल्टा ओमेगा क्या है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का गैप, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखो, एक ही चीज, सॉरी 2 बड़ा है ना तो 2 पहले और 1 बाद में लिखते हैं।
तो 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हुआ। अब चेक करना तो कर लेना, ओमेगा ये जो गैप है ना वो कितना होगा, तो ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 माइनस कर दो तो ये 2 डेल्टा ओमेगा बचा। हेलो, Yes, sir. अब मैं क्यू फैक्टर को आपको समझाता हूँ। क्यू फैक्टर क्या है? क्यू फैक्टर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो। बोलोगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी बच्चों? Delta FR. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये वाली कितनी है? ओमेगा आर। अरे यार ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ। नहीं पता चला? हेलो, Yes, sir. पता चला Yes, ना sir. भाई? हाँ बस। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा, बैंडविड्थ कितनी है? अभी यहाँ बताया था ना मैंने, बैंडविड्थ 2 delta omega. 2 डेल्टा 2 delta ओमेगा। omega. यस, और 2 डेल्टा ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? Omega 2 ओमेगा 2 omega 1. माइनस ओमेगा 1। इसको हम क्यू फैक्टर बोलते हैं। ओके, अब ये क्यू फैक्टर कहाँ काम आएगा, कोई बता सकता है? अब देखो क्यू फैक्टर यानी कि क्वालिटी फैक्टर। क्यू क्या फुल फॉर्म है? क्वालिटी। यदि आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो ये समझो, आपको यदि अच्छी क्वालिटी चाहिए, आपके पास 3 ग्राफ है, तो बता सकते हैं कौन सा ग्राफ अच्छा हो सकता है? Second वाला. अब ये आपने तो देख लिया, Second. पता चल गया सेकंड वाला। अब हम देखते हैं वो कैसे। देखो सेकंड में ओमेगा आर की वैल्यू बड़ी है, देख लो ऊपर है, और ये जो गैप है ना वो छोटा है, देख लो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहाँ जो गैप बड़ा है, यहाँ भी गैप बड़ा है, यहाँ गैप छोटा है। यानी कि जिसके अंदर बैंडविड्थ कम और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा हो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। आई थिंक अब क्लियर हुआ? Yes, sir. पक्का क्लियर हुआ? Yes, sir. क्वालिटी किसकी अच्छी है? जिसका बैंडविड्थ, क्योंकि वैल्यू ज्यादा कब हो सकती है? जब नीचे की वैल्यू कम हो, नीचे यानी कि बैंडविड्थ कम हो, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि ये लंबाई जो है वो ज्यादा हो। उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्यू फैक्टर ज्यादा। क्यू Q फैक्टर। factor. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यानी कि शार्प कंडीशन पूछेंगे एग्जाम में, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ शार्प रेजोनेंस। आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाई क्वालिटी फैक्टर, आपको ऐसा पूछेंगे शार्प रेजोनेंस। रेजोनेंस, या तो ऐसा भी बोल सकते हो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गुड गुड या बेटर क्यू फैक्टर, या तो ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गुड ट्यूनिंग या बेटर ट्यूनिंग। ये सारे क्वेश्चन में एक ही चीज आएगी, क्यू फैक्टर बड़ा होना चाहिए। क्यू फैक्टर कब बड़ा हो सकता है? जब ओमेगा आर बड़ा हो और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू छोटी हो। आई थिंक अब ये जो है ना वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है क्यू फैक्टर के बारे में। देखो बच्चों, मैं आपको बी फ्रेंकली बताता हूँ, स्टूडेंट में खुद जब 12th स्टैंडर्ड में था, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मुझे पता ही नहीं चला, मैं नहीं, मेरे क्लास में शायद कोई ऐसा नहीं बोल रहा था जिसको ये पता चला हो, ये चैप्टर में समझ में आया हो। ओके, तो टफ जरूर है, लेकिन बाद में मैंने ऐसा सोचा कि जो कंडीशन मुझे हुई थी या मेरे फ्रेंड सर्कल को हुई थी वो आपको नहीं होनी चाहिए। इसके हिसाब से ही मैंने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया इसके समझाने में। यदि अभी भी नहीं पता चला तो बोल दो, तो मैं वापस समझा दूंगा। ये 5 मिनट का टॉपिक था, उसको मैंने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट ले लिए। बोलो क्लियर हुआ ये क्यू फैक्टर? Yes, sir. मेरे को तो यस हो गया. सर। कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? क्यू फैक्टर यानी कि क्वालिटी फैक्टर जिसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा हो, बैंडविड्थ कम हो यानी कि शार्प हो, उसको हम क्यू फैक्टर बोलते हैं। वो कहाँ काम आ सकता है? जब हमें कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही वेवलेंथ लेनी हो अपने मोबाइल के अंदर, यानी उसको पावर सेम फैक्टर सेम वेव के अंदर बढ़ाना है जो फ्रीक्वेंसी उसको, तब हमें क्यू फैक्टर को मायने रखता है। तो अभी जो टॉपिक चले उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट यदि
आपका आज जो यानी कि आज अभी मैं समझा रहा हूँ टॉपिक, लेकिन पहले ये समझ लो कि आज का हमारा सेशन था, उसमें पहली चीज हमने रेजोनेंस के बारे में सीखी। बोलो रेजोनेंस में समझ में आ गया सभी को? रेजोनेंस यानी कि माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, पहले तो वो जेड वाला फॉर्मूला याद रखो, ये सामने दिख रहा है वो। अब उसके अंदर बाद में कौन सी कंडीशन थी? बोलो बोलो जल्दी फटाफट से। क्या करूं तो मुझे रेजोनेंस मिलता था? ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा यस, सी हो तो एक्सेल और एक्सी सेम हो तो, और उस सेम होने से एक्चुअली क्या होता है, खाली आर बचता है। आर यानी कि दोनों सेम फेस के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। 4LCR सर्किट पीछे लिखना जरूरी है। क्यों? जस्ट बिकॉज हमने यहाँ फॉर्मूला कौन सा लिया था? जेड का, LCR सीरीज सर्किट का लिया था ना। यस Yes, सर। अब देखो, आप बोलो मैं आपको एक्स्ट्रा एक लेक्चर रखूंगा जी नीट का और गुजरात का, इसके अंदर मैं आपको गुजरात बोर्ड में एक्स्ट्रा काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी एनसीईआरटी में एसएलआर में नहीं दी है, जैसे ऐसे एलसी पैरेलल सर्किट, एलसी पैरेलल विद सीरीज कैपेसिटर, एलआर विद कैपेसिटर सीरीज, ऐसे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के होते हैं ना, 2-3 अलग अलग पैरेलल, 2-3, तो हमें अभी तक हमने क्या देखा, ऐसा ही सीखा, ये तीनों तीन सीरीज में हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में, बाद में रेजिस्टेंस पैरेलल में, या इसके साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कैपेसिटेंस सीरीज के अंदर, ऐसे अलग अलग ऑप्शन वाले फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि चैप्टर के अंदर नहीं दिया हुआ इसलिए। तो एक तो रेजोनेंस सर्किट में पता चल गया सभी को। बाद में एक्सेप्टर सर्किट, एक्सेप्टर के अंदर ये पता चल गया ना, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 क्या था, ये मिनिमम, सर। ये मैक्सिमम। हमारे टाइम में सर ऐसे बोलते थे, लिमिट लोअर फ्रीक्वेंसी इन हायर फ्रीक्वेंसी, ओके, लोअर और हाई। लेकिन ये ओमेगा और ओमेगा टी इसलिए एनसीईआरटी में दिया हुआ इसी हिसाब से ओमेगा और ओमेगा 2 लिया। दोनों का गैप जिसको हम डेल्टा ओमेगा बोलते थे, ये जो वैल्यू है, ओके, डेल्टा ओमेगा यानी कि आधा डेल्टा ओमेगा था, तो इसी हिसाब से ये कैसा है वो भी पता चल गया होगा, आपने समझाया मैंने। बाद में मैंने क्यू फैक्टर के बारे में समझाया था, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो, ओमेगा आर और नीचे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। बोलो क्लियर? अब मैं डेरिवेशंस कराता हूँ। एग्जाम ऐसा पूछेंगे कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू फैक्टर, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू फैक्टर क्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा आर एल अपॉन आर। ये डिराइव करने को यदि आपको एग्जाम में पूछ ले, इफ, या तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते, डिराइव द ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल। हाँ कि ना, ऐसे पूछ सकते हैं ना बच्चों? yes sir, और ओमेगा आर इज इक्वल्स टू हमने क्या डिराइव किया था, 1/√LC, ये तो याद ही है ना, ओमेगा आर रेजोनेंट यस फ्रीक्वेंसी, सर। ओमेगा आर फर्स्ट टॉपिक में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्यू फैक्टर में आपको काम आएगा। बोलो कि सर कैसे? देखो ऊपर क्या होता था, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? ओमेगा आर, ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ओके, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC था, और यस सर। ओमेगा 2 यानी कि आर ऊपर एल था। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करके कुछ डिराइवेशन, ये फॉर्मूला को आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, क्यू फैक्टर का एक दूसरा फॉर्मूला बनता है 1/R इज इक्वल टू √L/C। तो यहाँ कहीं भी कोई भी फॉर्मूला आपको पूछ ले, मेथड एक ही है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको। ओके, आपको ये भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है, या तो Q इज इक्वल टू 1/R √L/C, ये भी पूछ सकता है। ये आपका क्वेश्चन हुआ, उसका डेरिवेशन करा रहा हूँ सॉल्यूशन। लेकिन 2 मिनट बची है तो 2 मिनट में डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, आधी अधूरी डेरिवेशन में आपको भी नहीं मजा आएगा। फटाफट से एक काम कर दो, लेक्चर्स को रीज्वाइन कर लो बच्चों, जल्दी से हो।